चैप्टर का नाम है फ्लो ऑफ लिक्विड। नोट नहीं करना है, बस जो मैं कहूं वो नोट करना, बाकी सब नोट्स में मिलेगा। कल फ्लो ऑफ लिक्विड बेटा दो तरह का होता है। फ्लो ऑफ लिक्विड पहले तो नाम से ही क्लियर है कि इसमें आप क्या सीखेंगे, लिक्विड के फ्लो होने के रिलेटेड हर चीज। जब लिक्विड फ्लो होता है तो उससे रिलेटेड हर चीज आप इसमें सीखेंगे। जब एक पाइप में पानी फ्लो करता है तो वो दो टाइप से करता है। एक होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। एक होता है स्ट्रीमलाइन, दूसरा टर्बुलेंट फ्लो। स्ट्रीमलाइन क्या होता है, ये रहा पाइप। जब लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जो इसमें फ्लो हो रहा है, लिक्विड के सारे पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो कौन सा फ्लो हुआ, स्ट्रीमलाइन। धीमे धीमे पानी बह रहा हो तो सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। और अगर लिक्विड के सारे पार्टिकल्स जिगजैग मूव करें तो ये कौन सा फ्लो है, टर्बुलेंट। ये कब होगा, जब पानी तेज बह रहा हो। ये आपकी समझ में आ रहा है। बहुत स्लो पानी चलेगा तो कौन सा फ्लो होगा, स्ट्रीमलाइन। तेज पानी फ्लो होगा तो सारे पार्टिकल जिगजैग मूव करेंगे, फ्लो कौन सा होगा, टर्बुलेंट। ठीक, इस पूरे चैप्टर में फ्लो कौन सा चलेगा, ये केवल आपकी जानकारी के लिए। खत्म कहानी। दूसरी कहानी समझो, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इस पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है। अब हमने क्या किया, इसी पाइप को आगे ले जाके नैरो कर दिया, क्या होगा, नैरो कर दिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर दिया। अब क्या होगा, पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी या तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कम कर दोगे वहां वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है कि किसी भी लिक्विड की वेलोसिटी पाइप के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्स। जितना पाइप को पतला करते जाओगे उतना ही लिक्विड की स्पीड तेज। सिंपल। तो यहां से V1/V2 क्या हो जाएगा, A2/A1, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। 1 के सामने 2, 2 के सामने 1। या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो A1V1 इक्वल। अब बताइए, ये आपकी समझ में आया। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अगर एक पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, इफ लिक्विड फ्लोज इन अ पाइप देन इट्स वेलोसिटी इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत? यहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखना है, एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं डिस्टेंस कवर्ड बाय लिक्विड इन 1 सेकेंड, तो आप कैसे निकालोगे? जो पाइप में पानी बह रहा है वो 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे? डिस्टेंस इक्वल क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। हाँ या ना? यही होता है। स्पीड की जगह आप क्या लिखोगे? v, और टाइम की जगह कितने सेकंड की बात हो रही है तो 1 ही सेकंड लिखोगे। तो इक्वल क्या आ जाएगा? जब भी डिस्टेंस कवर्ड बाय द लिक्विड इन, याद रखना, इन 1 सेकंड, तो आंसर आएगा बी। ठीक, अब ये मैंने क्यों बताया वो समझो। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता बेटा? पानी में जो पाइप में जो पानी बहेगा उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? देखना, एरिया इंटू, हाँ या ना? पाइप में जो पानी बहेगा उसका वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम भी नहीं, वॉल्यूम पर सेकेंड। पाइप में जो पानी बह रहा है उस पाइप का वॉल्यूम पर सेकेंड, क्योंकि वो बह रहा है तो हर सेकेंड में अलग अलग होगा। क्या होगा बेटा? एरिया का फॉर्मूला ए, और डिस्टेंस पर सेकेंड के लिए डिस्टेंस कितना होता है? v। फिर बोल रहा हूं, फिर समझ लो। वॉल्यूम फ्लोइंग इन अ पाइप पर सेकेंड क्या होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस पर सेकेंड। एरिया ए, डिस्टेंस पर सेकेंड क्या होता है? v, यानी कि a इंटू वी क्या है? वॉल्यूम पर सेकेंड। तो क्या हम a1v1 इक्वल a2v2 इक्वल क्या लिख सकते? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक, ये एक्स्ट्रा है, आगे काम आएगा, लेकिन अभी से सीख लो। इतने पोर्शन में जो पूछना हो पूछ लो। पाइप में पानी बह रहा है, एरिया जितना कम करोगे उतनी स्पीड से निकलेगा। एक चीज ये है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। 1 सेकंड में जब भी पानी बहेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 1 सेकंड। ठीक, तो 1 सेकंड में उसका वॉल्यूम क्या आएगा? एरिया। यानी कि जो हमने प्रूफ किया है वो एक्चुअल में क्या है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है इसका, लिख लीजिए। Liquid flows in a pipe. Liquid flows in a pipe with a speed 30 meter per second. Liquid flows in a pipe with a speed 30 meter per second. If
area of cross section become half. If area of cross section become half, then what will be the new speed? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया? हाफ. व्हाट विल बी द न्यू स्पीड? क्वेश्चन क्लियर है? पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ कर दीजिए, नई स्पीड क्या होगी? फॉर्मूला आपके सामने है, लगाइए. इसी का आंसर बताइए बेटा. हाँ बेटा, 60 आएगा आंसर. सिक्सटी मीटर पर सेकेंड. सेकेंड क्वेश्चन. वाटर फ्लोज इन अ पाइप with a speed 20 meter per second. Water flows in a pipe with a speed 20 meter per second. If radius of the pipe become half, radius of the pipe become half, what will be the new speed of water? क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को, भाई पहले वेलोसिटी कितनी थी? 20. रेडियस क्या की जा रही है? हाफ. ठीक. तो A1 V1 इक्वल A2 V2. एरिया की जगह आप क्या लिखोगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता? पाई आर स्क्वायर. यहां पाई से पाई कैंसिल. R1 की जगह इंटू R2 की जगह इंटू V2. तो V2 कितना आ जाएगा? 80 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्क्वायर भी तो करेंगे. हो गया. अब फिर स्टॉप राइटिंग. जो बोल रहा हूं वो सुनो केवल. अब आएगा एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. लिक्विड जब फ्लो करता है पाइप में तो उसमें 3 एनर्जीज होती हैं. फर्स्ट, प्रेशर एनर्जी. पानी का प्रेशर. प्रेशर एनर्जी का सिंबल रहेगा P. कोई चेंज नहीं, जैसा होता है वैसे ही रहेगा. जब लिक्विड पाइप में फ्लो करता है तो पाइप पानी में प्रेशर होता है, प्रेशर एनर्जी P. दूसरा, काइनेटिक एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम। बहते हुए पानी में एक कार की तरह काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। जैसे कार चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बहते हुए पानी में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है। उसका फॉर्मूला होता है हाफ रो v²। रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड, m की जगह क्या आता है, रो। ठीक, याद रखना इस चीज को। तीसरी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला होता है रो जी। मतलब जहां एम था वहां क्या आएगा, रो। ठीक, तो एक पाइप में जब पानी बहता है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर पाइप बिल्कुल एक जैसा है, जैसे अपने घरों में होते हैं पाइप, तो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। जैसे पानी बह रहा है वैसे उनकी एनर्जीज भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब पाइप नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का हो, मतलब कहीं पाइप मोटा हो कहीं पाइप पतला हो, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये तीनों एनर्जीज चेंज होती रहती है। कहीं कोई कम हो जाएगी, कहीं कोई ज्यादा हो जाएगी। ठीक, कुछ भी होता रहे, इन तीनों एनर्जीज का जो सम है वो हमेशा कैसा बना रहेगा, चाहे पाइप यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला हो और चाहे पाइप, होगा क्या, केवल ये एनर्जीज, जैसे ये कम हो गई मान लो तो ये ज्यादा हो गई, ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई तो ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई तो ये दोनों ज्यादा हो गई। कुल मिला के तीनों एनर्जीज का जो टोटल सम है, मैं कहूं एक बहते हुए पानी में टोटल एनर्जी 100 जूल है, तो 100 ही रहेगी, वो 100 ही रहेगी। होगा क्या, हो सकता है ये 50 हो, ये दोनों 25-25 हो, आगे चल के ये 25 बचे, ये 25 बचे, ये 50 हो जाए, कुछ भी होता रहे, सम कैसा रहेगा, कौन। ये थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम। इस थ्योरम को क्या कहते हैं, बर्नौलीज थ्योरम। तो क्या होती बर्नौली थ्योरम, कि वेन एवर वाटर या लिक्विड फ्लोज इन अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में तो रहता ही है कांस्टेंट, whenever liquid flows in a pipe of non-uniform area of cross section, then sum of three energy remain everywhere inside the pipe। चाहे पाइप मोटा हो, चाहे पाइप आगे जाके पतला हो गया हो, चाहे फिर मोटा हो जाए, इन तीनों एनर्जीज का सम कैसा बना रहेगा, दिस थ्योरम इज कॉल्ड बर्नौली। So whenever liquid flows in a pipe of non-uniform area of cross section, then the sum of all three energies of liquid remain everywhere inside the pipe। ये क्लियर। अब इस चीज को हम करेंगे प्रूव, तो प्रूविंग ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, समझो ध्यान से।
देखिए बेटा, प्रूविंग ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये रहा हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाला पाइप। आगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, पीछे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम। यहां से लिक्विड एंटर करेगा, यहां से एग्जिट करेगा। एरिया यहां है A1 और वेलोसिटी है V1। यहां से पे एरिया है A2, वेलोसिटी है V2। ठीक, ये पाइप जमीन से अलग अलग ऊंचाई पर है। इस साइड हाइट है H1, इस साइड हाइट है H2। डायग्राम क्लियर? कहीं कोई डाउट नहीं? अब ध्यान से बर्नौली थ्योरम के स्टेप समझना। स्टेप फर्स्ट, ये बताइए ये लिक्विड जो एंटर कर रहा है 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लिक्विड इन 1 सेकेंड एट एक्स। एक्स क्या है? इसका नाम। वाई यहां तक दे रहे हैं, तो एक्स पॉइंट पर लिक्विड 1 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? V1। अब यार बताया था एक सेकेंड में डिस्टेंस क्या होती? V। एक्स पे क्या नाम है? V1। ठीक, तो वर्क डन ऑन द लिक्विड इन 1 सेकेंड। मैंने किसकी बात करी बेटा? वर्क डन ऑन द लिक्विड, क्योंकि जो पानी एंटर करेगा वो हम एंटर कराएंगे, तो वर्क डन ऑन द लिक्विड। इसके बाद पानी खुद काम करेगा, तो वर्क डन ड्यूरिंग द मोशन बाय द लिक्विड होता है, और जब एंटर करता है तब वर्क डन ऑन द लिक्विड। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वर्क को सिंबल दे दिया हमने W1। फोर्स, फोर्स को हम प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। कभी सिखाया था ये। फोर्स क्या होता? प्रेशर इंटू एरिया। इंटू में कौन आएगा? डिस्टेंस इन 1 सेकेंड क्या होता है? V1। ठीक, तो ये क्या आ गया? ऑन द लिक्विड इन। अब वर्क डन बाय द लिक्विड इन 1 सेकेंड क्या होगा बोलोगे? W2 क्या आएगा? P2। सिमेट्री से ही आएगा। इतना क्लियर है? तो वर्क डन, अच्छा ये कहां पे आया? एट वाई। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक्स से वाई तक लिक्विड ने कितना काम किया, तो वर्क डन बाय द लिक्विड ड्यूरिंग मोशन। नहीं आई समझ में? वर्क डन फ्रॉम एक्स टू वाई ड्यूरिंग मोशन। तो जो भी पहले काम किया था और जो फाइनली काम मिला उनका माइनस करके जो आएगा दैट विल बी वर्क डन ड्यूरिंग मोशन। भाई वर्क मतलब होता है एनर्जी। मान लो यहाँ 100 जूल एनर्जी थी,
और यहाँ आके एनर्जी बची 10 जूल। ठीक, तो ड्यूरिंग मोशन कितना काम हुआ? 90 जूल। ये तो हुआ इसका मतलब। तो ड्यूरिंग मोशन वर्क डन क्या होगा? W1, जो पहले वर्क था और जो फाइनल वर्क है, उनके डिफरेंस को कहेंगे वर्क डन ड्यूरिंग मोशन। समझ में आई नहीं आई ये बात? क्लियर है? तो बताइए, इक्वल क्या आ जाएगा? P1 A1 माइनस, ठीक, ये आपकी डेरिवेशन का एक स्टेप पूरा हो गया। यहां तक जो पूछना हो पूछ लो। पहले हमने डिस्टेंस निकाली 1 सेकंड में, क्योंकि हमें वर्क चाहिए था। दो वर्क आए, एक एक्स एंड पर, दूसरा वाई एंड पर। और ड्यूरिंग मोशन कैसे निकालोगे वर्क? दोनों को माइनस कर। अब सुनो, अभी अभी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में हमने एक चीज सीखी थी, A1 V1 हो चाहे A2 V2 हो, वो किसके बराबर होता है? अभी अभी गायब हो गई। वॉल्यूम ऑफ इन फ्लोइंग इन, सीखी थी अभी अभी, याद है? इक्वल, बेटा वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम इक्वल क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो क्या हम A1 V1 की जगह m बाय रो लिख सकते हैं? मास अपॉन डेंसिटी। और A2 V2 की जगह भी मास अपॉन डेंसिटी। ठीक, देख, चाहे A1 V1 हो चाहे A2 V2 हो, दोनों किसके इक्वल थे? वॉल्यूम के। और वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। तो इसकी जगह भी मास अपॉन डेंसिटी, इसकी जगह भी। कॉमन क्या मिल गया? मास अपॉन डेंसिटी। अंदर क्या बचा? ठीक, तो ये आपकी डेरिवेशन का स्टेप 2 पूरा हो गया। कहां तक? यहां तक क्लियर है? ऐसे मान के चलो कथा चल रही, एक पार्ट पूरा हो गया, दूसरा यहां तक क्लियर है? फिर सुन लीजिए एक बार। पानी को हमने काय में पाइप में डाला, तब हमने वर्क किया। पाइप बाहर निकला, पानी बाहर निकला, तब लिक्विड ने वर्क किया। ड्यूरिंग मोशन कितना वर्क हुआ? हमने दोनों को माइनस किया। अब पता चला A1 V1 हो चाहे A2 V2 हो, वो दोनों होते किसके इक्वल हैं? वॉल्यूम के। तो दोनों की जगह क्या आ गया? m बाय रो कॉमन मिल गया। ठीक, ये तो बात खत्म हो गई वर्क की। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे। बताओ, एक्स पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी या वाई पे? आराम से सोच के बताओ, काइनेटिक एनर्जी एक्स पे ज्यादा होगी या वाई पे? वाई पे। क्यों? मन में आया? तुक्का मार दिया? वर्क हम लिख के रख रहे हैं, यहाँ आगे काम आएगा ये। वर्क कितना आया है? m बाय रो। हाँ, चलो बताओ, एक्स पे ज्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी या वाई पे? वाई पे ही होगी यार। क्यों होगी ज्यादा? भाई वाई का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो यहाँ पानी तेज निकलेगा, तो वाई पे वेलोसिटी ज्यादा हो, इसीलिए यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी। तो अगर मैं बात करूं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज ही हुई, तो कैसे निकालोगे? अभी रोएंगे बेटा, रुक तो जाओ। हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। ठीक,
m/2 कॉमन, v2 स्क्वायर माइनस v1, ये आया इंक्रीज इन काइनेटिक। जो वही चीज आ गई जो मैंने आपसे कहा था कि कोई एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी तो कोई, तो अब बताओ कौन डिक्रीज हो रही होगी? डिक्रीज इन पोटेंशियल। क्यों डिक्रीज हो रही? पहले इस हाइट पे था पानी, अब इस हाइट पे। तो mgh1 कैसे निकालेंगे डिक्रीज? mg कॉमन, ठीक, एक इंक्रीज हुई एक डिक्रीज हुई। चेंज इन टोटल, चेंज इन टोटल एनर्जी क्या होगा? दोनों को माइनस कर लो। तो m/2 माइनस mg, ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या मिल जाएगा? m। तो अंदर बचेगा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बाय 2 माइनस g। आया नहीं आया यहां तक? ये हमारी कथा का तीसरा अध्याय समाप्त, मतलब स्टेप 3 खत्म। स्टेप 1 में हमने किसकी बात करी? वर्क की। स्टेप 2 में हमने किसकी बात करी? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी की, A1 B1 A2 A2। तो स्टेप 3 में हम आ गए एनर्जी पर, कि काइनेटिक में क्या हुआ, पोटेंशियल में क्या हुआ, टोटल कितना चेंज हुआ, ठीक। अब स्टेप 4 में हम बात करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम की। बताओ क्या होती थी वर्क एनर्जी थ्योरम? याद है किसी को वर्क एनर्जी थ्योरम? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो सुन लो। इस दुनिया में जो भी वर्क किया जाता है उससे एनर्जी डेवलप होती है। फिर आ जाओ वहीं, कार चला रहे, एक्सीलेटर को पूरा दबा दिया, तो वर्क जो भी किया वो काय में चेंज हुआ? काइनेटिक एनर्जी। अब स्प्रिंग को पकड़ा, खींचा, बंद किया, जो भी वर्क किया वो काय में चेंज हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। किसी को लेके थप्पड़ मारा, जो भी वर्क किया वो काय में चेंज हुआ? ना काइनेटिक ना पोटेंशियल, हीट एनर्जी। कुल मिला के वर्क किस में चेंज होता है? एनर्जी में। तो यहां भी ऐसा ही होगा। ड्यूरिंग मोशन पानी ने कितना काम किया था? ड्यूरिंग मोशन लिक्विड ने कितना काम किया था? m/ρ P1 माइनस, ड्यूरिंग मोशन इतना ही काम किया था। उस मोशन की वजह से क्या चेंज हुई? एनर्जी। जो वर्क हुआ उस वर्क से क्या चेंज हुई? एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? कि वर्क विल ऑलवेज चेंज इनटू एनर्जी। जो भी इस दुनिया में वर्क किया जाता है उससे क्या होता है? वो एनर्जी में ही तो चेंज होता है। तो वर्क इक्वल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बताओ इसे सॉल्व कैसे करें? तो पहले ये बताओ, चौथा स्टेप समझ में आया हमें करना क्या है? पहले में वर्क, दूसरे में प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, तीसरे स्टेप में एनर्जी का डिस्कशन हो गया। अब हमने वर्क और एनर्जी को किया इक्वल। फटाफट देखते जाओ, एम ने एम को वहां दिया, रो को वहां ले जाओ, क्या आएगा? बोलो। माइनस रो अपॉन, अलग अलग कर लें, माइनस
रो प्लस आधे लोगों के ऊपर से बाउंसर हो गया, आ गया, कुछ किया ही नहीं है कैलकुलेशन। अब 1 1 वाले जो हैं उनको अपने घर में बुला लो, 2 2 वालों को उनके घर में, तो क्या होगा, ये 2 यहां जाएंगे तो यहां हो जाएगा P2, ये 1 यहां आएगा तो क्या हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो, और कौन आएगा यहां पे, तो प्लस रो जी H1, उस तरफ कौन गया, प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, प्लस, नहीं आई समझ में, 1 वाले अपने घर, 2 वाले अपने घर। जब ऐसा लिखा हो तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी है, तीनों एनर्जीज का सम यहां और तीनों एनर्जीज का सम यहां बराबर है, यानी कि तीनों एनर्जीज का सम कैसा है, नहीं आई समझ में, खतरनाक डेरिवेशन थी, हो गई। इट इज कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। डेरिवेशन क्लियर है आपको। अब अगर इत्तेफाक से कभी किसी में 2 पॉइंट्स और है वो भी समझ लो जल्दी से, पाइप को हम बिल्कुल सीधा बना देते, ऐसे सीधा है बेटा ये पाइप, देखो भगवान कसम सीधा, देखो जमीन से देखो ना, इसकी हाइट दोनों तरफ से सेम नहीं हो गई, ठीक। तो अगर पाइप सीधा हो, मैंने क्या कहा, मैंने ये नहीं कहा कि पाइप यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो, मैंने कहा पाइप सीधा हो तो उसकी हाइट दोनों साइड से बराबर होगी, तो यहां क्या चेंज आएगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, किसका इंतकाल हो जाएगा, यहां भी H आएगा, यहां भी H आएगा, तो रो जी एच से रो जी एच के। तो अगर पाइप सीधा है तो बर्नौली थ्योरम ये, तब कौन सी एनर्जी का रोल खत्म हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रोल खत्म। इतना क्लियर। लास्ट पॉइंट, अगर इस पूरे को मैं एक आंटी जी हैं रो जी, उनसे डिवाइड कर दूं, आंटी का नाम है रोजी, जी नहीं कह सकते, जी कहेंगे, रोजी। अगर सबको मैं रोजी से डिवाइड कर दूं तो ये जो फर्स्ट टर्म आएगा इसे कहते हैं प्रेशर हेड। कभी कभी खामा में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। तो P बाय रो जी इज प्रेशर हेड। यहां क्या होगा, रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, V स्क्वायर बाय 2G। इसे कहते हैं वेलोसिटी हेड। एक हो गया प्रेशर हेड, दूसरा हो गया वेलोसिटी हेड। और यहां क्या होगा, रोजी रोजी को ले जाएंगे, क्या बचेगा, एच। एच को कहते हैं ग्रेविटेशन हेड। ये केवल आपकी जानकारी के लिए है, इसका आपके लेसन चैप्टर से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी इसके बारे में एक आध न्यूमेरिकल पूछ लिया जा सकता है। कहीं कोई डाउट, ऐसे क्यों बैठा, कुछ समझ में ना आया, वैसे बैठे आज कहाँ मिल गए।